Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS 365. आज का सेशन हम करंट अफेयर्स विद MCQs के फॉर्मेट में रखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आज का करंट अफेयर्स इन MCQs फॉर्मेट। इसका फ़ायदा ये रहने वाला है कि आपको ये पता रहेगा कि एग्ज़ाम में इस न्यूज़ से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, उसका एक आइडिया आपको लग जाता है जब आप MCQ के फॉर्मेट में एनालाइज करते हैं न्यूज़ को। दूसरा सेकंड फ़ायदा हमारा क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि आप कितना भी पढ़ लो, बट जब तक आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, आप तब तक बहुत ही पीछे रहेंगे एंड लैक ऑफ द प्रैक्टिस आप अच्छा स्कोर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है, आप करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ रहे हैं बट आपको चेक करते रहना है कि आप सही सभी डायमेंशंस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं या नहीं कवर कर रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करेंगे हम बिना देरी करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी डिस्प्ले पर। फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हमारा जेनोसाइड कन्वेंशन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में आज है। जी, जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार नरसंहार की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो हमारा जो एक वर्ड हम यूज करते हैं नरसंहार, वो क्या होता है इसको जानेंगे। दूसरा कि उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है, उसके बारे में चर्चा यहाँ पे की गई है, उस कन्वेंशन से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। ऑप्शन क्या रहने वाले हैं? इस कन्वेंशन के अंतर्गत केवल स्टेट साइंटिस्ट द्वारा संचालित श्रमिकों पर विचार किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है यह केवल अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान किए गए कार्यों तक ही सीमित है। थर्ड ऑप्शन हमारा है युद्ध और शांति दोनों समय में यह संभव है। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष रूप से धार्मिक लचीलेपन के संवैधानिक प्रावधानों पर लागू होता है। तो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन भी इस तरीके से हैं कि ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो और समझ पाएं क्वेश्चन क्या है। तो आप समझिए, तब तक हम विश्लेषण करते हैं अपने क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट में स्टेटमेंट की तरफ जाऊं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस कन्वेंशन के तहत लिखा हुआ है केवल स्टेट्स यानी राज्य, केवल राज्य ही क्या कर सकता है? जेनोसाइड कर सकता है, जबकि यह राज्य और गैर राज्य दोनों के लिए किया जाता है। राज्य और गैर राज्य दोनों की बात हो रही है। तो आप यहां पे याद रखेंगे राज्य और गैर राज्य, यानी कोई निजी व्यक्ति भी क्या कर सकता है? नरसंहार कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नरसंहार होता क्या है। ठीक है, या पहले हम जान लेते हैं नरसंहार होता क्या है बेसिकली। तो जेनोसाइड कन्वेंशन को पहले जानेंगे, उससे पहले हम समझते हैं नरसंहार क्या है। नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो शांति और अशांति काल दोनों में ही किया जा सकता है। यानी कि जब शांति का वातावरण है तब भी नरसंहार हो सकता है, और जब कोई देश युद्ध में है या किसी असामाजिक परिस्थिति में उलझा हुआ है तब भी नरसंहार किया जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में नरसंहार हो सकता है। नरसंहार क्या है? नरसंहार से रिलेटेड एक कन्वेंशन है जिसे हम पढ़ते हैं जेनोसाइड कन्वेंशन। फुल नेम कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ठीक है, दूसरा नरसंहार होता क्या है? तो नरसंहार इस जो कन्वेंशन मैंने आपको बताया जेनोसाइड कन्वेंशन, उस कन्वेंशन के आधार पर नरसंहार होता है कि ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य जो किसी राष्ट्रीय, जनजातीय या नस्लीय तथा धार्मिक समूह को पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से नष्ट करने के इरादे से किए जाने वाला कोई भी कार्य क्या कहलाता है? नरसंहार कहलाता है। इसके लिए एक संधि की गई थी, जेनोसाइड संधि। जेनोसाइड संधि के आधार पर ही आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। यह पहली संधि थी जिसने नरसंहार को अपराधीय श्रेणी में रखा था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में जिसने मान्यता दी थी। कौन संधि थी? जेनोसाइड डिक्लेरेशन, जेनोसाइड ट्रीटी। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट समझिए कि इसके तहत जो भी दोषी होते हैं, इसके तहत
जो भी दोषी होते हैं इस संधि के तहत, उनका जो अपराध होता है वो आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीजे में मुकदमा चलाया जाता है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इजराइल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। वह क्या था? इस कन्वेंशन का ही उल्लंघन था, यानी कि उनका कहना था कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक वर्ड जेनोसाइड की, तो जेनोसाइड एक व्यक्ति थे, यहूदी मूल के थे, जिनका नाम था राफेल लेम्किन। इन्होंने इस शब्द को गढ़ा था, जिन्होंने नाजी होलोकास्ट के दौरान जो यहूदियों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ था उसको परिभाषित करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं नरसंहार की, तो इतिहास में बहुत सारे नरसंहार हम देख सकते हैं। हॉलोकास्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जर्मनी का, जो यहूदियों के अगेंस्ट हुआ था। रवांडा नरसंहार 1994 का एग्जांपल देख सकते हैं। बोस्निया एक रिसेंट एग्जांपल है 1995 का। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं जेनोसाइड से रिलेटेड, राइट। तो इस जेनोसाइड के अगेंस्ट में क्या लाया गया? एक ट्रीटी लाई गई। ट्रीटी कब लाई गई थी भाई? ट्रीटी कब लाई गई थी? ट्रीटी लाई गई थी 1951 में। यह क्या होता? फाइनल हो गई थी, प्रभावी रूप से लागू हो गई थी। 1948 में ट्रीटी लाया गया था। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं जेनोसाइड कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन कब लाया गया था? कन्वेंशन लाया गया है 1948 में, और यह इफेक्ट हुआ है, प्रभावी हुआ है 1951 में। ठीक है, 1951 में प्रभावी हो गया था और 1948 में से लाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो नरसंहार है उनको रोकना और अपराधियों को दंडित करना। अपराधियों पर केस कहां चलेगा? हम डिस्कस कर चुके हैं, आईसीजे में चलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा, राइट। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। हमने डिटेल में बता दिया कि नरसंहार होता क्या है, कैसे कैसे इसका वर्ड यूज किया गया, कहां कहां हुआ है, एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए। साथ ही साथ हमने बताया कि यह शांति काल में और अशांति काल दोनों में इसका यूज हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से, दोनों ही परिस्थितियों में जेनोसाइड का प्रयोग किया जाएगा, जेनोसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? यह केवल अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के दौरान किए जाने वाला कार्य तक ही सीमित है। जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित यह नहीं है। ठीक है, नरसंहार केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सशस्त्र संघर्ष, केवल मात्र वह नरसंहार नहीं होता है। ठीक है, नरसंहार शांति और अशांति दोनों समय पर किया जा सकता है, राइट। दूसरा थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि यह युद्ध और शांति दोनों समय में संभव है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, युद्ध और शांति दोनों समय में यह संबंध है और संभव हो सकता है। धार्मिक लचीलेपन, केवल धार्मिक उद्देश्यों के आधार पर नरसंहार नहीं होता है, अलग तरीके से भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं, जातीय या फिर नस्ली समूह को किसी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए यह किया जा सकता है। यानी कि हमारा सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सही स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर सी, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है और हमने भी शेयर किया, हमने भी डिस्कस किया है कि नरसंहार शांति और युद्ध काल में ग्रसित किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। क्लियर पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन रहने वाला हमारा? बताइए। केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप एमडीपी फर्म की प्राथमिक विशेषता क्या है? बताइए साहब, क्या प्राथमिक विशेषता है? बताइए। ऑप्शन हमारा है एक फर्म जो एक ही छत के नीचे लेखांकन, लेखा परीक्षा, प्रबंधन जैसी कई सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन बी है एक ही व्यवसायिक क्षेत्र तक सीमित फर्मों की साझेदारी, ग्रामीण व्यापार विकास के लिए एक सहकारी समिति, एंड ऑप्शन डी है कानूनी क्षेत्र में सीमा पार विलय की व्यवस्था। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहां पे बताना है कि एमडीपी की प्राथमिक विशेषता क्या है, यानी कि एमडीपी प्राथमिक कार्य क्या है एमडीपी का, बताइए। तो एमडीपी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्रिएटरशिप, आप समझिए मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रही है, तो सीमित तो होगी नहीं, एक सहकारी समिति नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जब मल्टी लग गया तो वो कई सारे सेक्टर्स को कवर करेगी। तो यह एक केंद्रीय कार्यकारी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक योजना है। एमडीपी क्या करता है? भारत में जो पेशेवर सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक इनोवेशन योजना है, इनोवेशन है, नवाचार है, जो विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक ही इकाई के तहत सहयोग करने की अनुमति देती है। यानी कि अलग अलग जो पेशेवर के लोग हैं उन्हें एक ही छत के नीचे काम करने की परमिशन
देती है और अनुमति देती है। यानी कि ऑप्शन ए हम कहीं कहीं यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि एक फर्म जो एक ही छत के नीचे लेखांकन, लेखा परीक्षा, प्रबंधन जैसी कई सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा साहब? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? केंद्र ने राष्ट्रीय आंदोलन आदि कर्मयोगी अभियान को लागू करने के लिए जनजातीय नेतृत्व की घोषणा मंत्रालय जिम्मेदारी किसकी है? जनजातीय नेतृत्व की घोषणा की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं जनजातीय मंत्रालय की स्थिति नेतृत्व की घोषणा किसकी है। ऑप्शन हमारा है गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जन प्रबंधन कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि जो कर्मयोगी अभियान है उसको लागू करने के लिए जनजातीय नेतृत्व की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की है, किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? ऑप्शन आपके सामने है सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एंड जन प्रबंधन कार्य मंत्रालय। हमारे सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आदि कर्मयोगी मिशन की। तो जब हम बात कर रहे हैं इस मिशन को, इसे भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। किसने किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है इस मिशन को। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप इसका मंत्रालय भी याद रखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इस अभियान को मोदी जी के नेतृत्व में 19 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2025 में लॉन्च किया गया था, राइट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अगस्त में, अगस्त भी याद रख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक अगर याद रखना चाहे। दूसरा, इस अभियान को मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया? मध्य प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया साहब। ठीक है, यहां तक आप आ गए, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया था? इसे जनजातीय समुदायों को सशक्त करने के लिए, क्या करने के लिए? जनजातीय समुदायों को सशक्त करने के लिए तथा उन्हें शासन में भागीदार करने के लिए, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय हैं, वह मुख्य धारा में उनको लाया जा सके, इस उद्देश्य के साथ इस मिशन को लागू किया गया, लॉन्च किया गया अगस्त 2025 में, ताकि जो उत्तरदायी शासन है वह जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके और जो जनजातीय समुदाय है उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, इसलिए 1 लाख जनजातीय गांव में, जहां पर बहुसंख्यक के रूप में जनजातीय समुदाय हैं, ऐसे 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित किया गया है और उन गांवों में उन्हें क्या किया गया है? इसमें भागीदार किया गया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो किसके तहत इसे लॉन्च किया गया, किसकी जिम्मेदारी थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जन प्रबंधन कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर जनजातीय प्रबंधन मंत्रालय। क्लियर पॉइंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन एक और है हमारा। ठीक है, चलिए आते हैं। कर्मयोगी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि वॉइस ऐप एक AI आधारित भाषा सेतु के रूप में काम करता है, जो सरकारी अधिकारों को जनजातीय नेटवर्क के साथ उनके मूल नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि जो सरकारी अधिकारियों को जनजातीय नेटवर्क के साथ जोड़ता है, यानी कि जो हमारा कर्मयोगी एप्लीकेशन है वो क्या करता है? उसका काम यह है कि वह जो हमारे जनजातीय समूह के लोग हैं, उन समुदायों को और अधिकारी दोनों, जैसे कि ये अधिकारी हो गया और यह क्या हो गया जनजातीय समूह, इनके लिए ब्रिज का एक काम करता है, ऐसे समझ लो आप। यानी कि बीच जो पेन है मेरा, वो क्या है? वो हो गया हमारा कर्मयोगी एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है ना। कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आदिम केंद्रीकृत नेतृत्व के माध्यम से जनजातीय नागरिकों को मजबूत बनाना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है कि आदि वॉइस ऐप सरकारी
अधिकारी और जनजातीय समूहों के बीच संचार के लिए एक AI आधारित एप्लीकेशन है, भाषा सेतु है, भाषा का एक ब्रिज है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्लियर पॉइंट है। चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। HAM एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। HAM के अंतर्गत निजी स्वामित्व वाली उद्यम पूंजी जोखिम वहन करती है। सरकारी निर्माण के दौरान परियोजना लागत 60% वहन होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन सही है, ऑप्शन आपके सामने है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि HAM एक क्या है, एक मॉडल है जो PSB PSB नहीं, PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम करता है, जहां केंद्र सरकार जो सरकारी खर्च है, सरकारी लागत है, उस लागत का 60% वहन करता है और 40% निजी क्षेत्र वहन करता है। जबकि अकॉर्डिंग टू HAM प्रोजेक्ट एज ए मॉडल हम देखते हैं कि यह सड़क के निर्माण के लिए ही इसको बनाया गया मेनली, मुख्य रूप से, लेकिन सरकारी खर्चे जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट की लागत होती है, सरकार उसका 40% खर्च करती है एंड निजी क्षेत्र 60% लागत का वहन करता है। इनके उल्टा लिखा हुआ है, सरकार 40% वहन करती है। ठीक है, सरकार 40% वहन करती है, वहीं 60% वहन करता है प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर क्या करता है, 60% वहन करता है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। क्लियर पॉइंट है। ठीक है, अभी तक हम देखे हैं कि 2016 में NHAI द्वारा विशेष रूप से राजमार्गों सहित अवसंरचना एसोसिएटिव सिस्टम का निर्माण शुरू किया गया था। अगर हम बात करें कथन को लेकर कि हमारा जो ये PPP मॉडल है, मुख्य रूप से सड़क निर्माण के लिए इसको लागू किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, राजस्व जोखिम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, पूंजीपति यहाँ पे वहन नहीं करेंगे, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। जो राजस्व की जो निजी जो स्वामित्व का जोखिम है, जो हम जोखिम की बात कर रहे हैं, राजस्व जोखिम लिख ही देता हूं ना, राजस्व जोखिम सरकार वहन करती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राजस्व जोखिम सरकार वहन करेगी, स्टेटमेंट 2, और ये स्टेटमेंट 3 का कंक्लूजन है। फर्स्ट हमारा ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा ठीक हो जाता है, केवल एक स्टेटमेंट यहां पे ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट है। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी डिस्प्ले पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूरा नहीं बेटा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, वो है जिसमें सोच रहा हूँ, हाँ ये पूरा नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन मेरे को हटाना था पहले ही, इसमें स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसकी बात करता हूं मैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारीवादी परिवार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अभियान की यहाँ पे बात हो रही है, नारीवादी अभियान। ठीक है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। यह अभियान पूर्णतः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभियान की प्रगति को मजबूत पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में ट्रैक किया गया है। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं में मधुमेह और मधुमेह की जांच करना है। कितने स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, केवल एक, यहाँ पे लिखेंगे केवल एक और 3, एक और 2 और 3, एक और 2। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना 10 सेकंड लेंगे तक हम डिस्कस कर लेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी परिवार अभियान, जो पहल जिसका उद्देश्य है व्यापक रूप से जांच और सहायता सेवाओं के माध्यम से, ध्यान सुनना कीवर्ड, जांच और सेवा माध्यम से सरकार में भारत में जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य प्रभाव में सुधार लाना है। महिलाओं के जो सामने आती हैं बहुसंख्यक खतरे, जो उनकी पहचान करना, ठीक है, और प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करते हुए उनकी सहायता करना। राइट, क्लियर पॉइंट है। दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारा स्वस्थ नारी परिवार अभियान है वह अब एक क्या है, बहु मंत्रालय के साथ, मतलब एक से अधिक मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है और यह काम करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए। क्या काम करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए यह काम करते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। महिलाओं में के स्वास्थ्य विशेष रूप से शामिल है, जैसे कि बीपी हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है,
टीके से रिलेटेड हो गए या कोई पोषण से संबंधित, राइट। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन्हें देखने के लिए और हस्तक्षेप करते हुए उनका सॉल्यूशन पाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो मातृ दर है ना, और शिशु मृत्यु दर, उसको कम करना उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मातृ दर, मातृ दर एवं शिशु मृत्यु दर, उसको कम करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? क्लियर? ठीक। कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल है? कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल है? केवल यही मंत्रालय शामिल है? जी नहीं, केवल यह मंत्रालय शामिल नहीं है, बहु मंत्रालय पहल है, यानी एक से अधिक मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। जब जैसे कि स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय। ठीक है साहब, क्लियर है ना? जैसे कि आपने बताया, एक यहाँ पे लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, दूसरा एक और है परिवार मंत्रालय, और थर्ड यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऊपर महिला एवं, क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नहीं, पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं देख रहा हूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? तो इन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है, यानी कि एक हल पहल नहीं है, एक किसी भी एक मंत्रालय की यह पहल नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पहल है, सिर्फ अकेले की यह पहल नहीं है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इस अभियान की प्रगति को मजबूत पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय में ट्रैक किया जाए। मजबूत गलत लिख दिया है, मजबूत नहीं है ना, मजबूत ये नहीं है। ठीक है, तो इस पोर्टल का नाम है सशक्त पोर्टल, सशक्त पोर्टल। ठीक है साहब, सशक्त पोर्टल है, और ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, मजबूत क्योंकि गूगल ट्रांसलेट है, हिंदी वर्जन आपके लिए लाना था तो गूगल ट्रांसलेट करता है गलत मलत, तो कभी कभी हो जाता है ना, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को लग रहा है कि मजबूत था, है ना। पोर्टल का नाम है सशक्त पोर्टल। ठीक है, क्लियर पॉइंट है ना। और यहाँ पे हमने अभी कई बीमारियों की हम बात की, बीपी की बात की, हमने कैंसर की बात की, तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कैंसर हो गया, बीपी हो गया, है ना, पोषण से रिलेटेड हो गया, इन सबको भी है मापता है, इन सबकी जांच भी है करता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाता है। क्लियर पॉइंट है यहाँ तक? चलिए बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़ जाए आगे, दिखा दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखा दें? बोलो दिखा दो, बोलो दिखा दो। चलो लो जी, दिखा दिया। भारत रिजर्व बैंक के रसायन शास्त्र के अनुसार, रसायन शास्त्र के अनुसार ऐसा क्वेश्चन था क्या कोई? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कौन सा भुगतान एग्रीगेटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बिजनेस को सीधे डिजिटल मुद्रा जारी करने की कंपनी, भारत में व्यापारियों की सूची बनाने वाला एक अधिकृत प्राधिकारी, विभिन्न चैनलों के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा किए गए भुगतानों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करने वाली एक इकाई, ई कॉमर्स मूल्य शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार एक सरकारी निकाय। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा है भुगतान एग्रीगेटर, उसके लिए कौन सी परफेक्ट डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले कि भाई पहले होता क्या है। भारत रिजर्व बैंक के द्वारा एक एग्रीगेटर पीए का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? यानी कि भारत रिजर्व बैंक ने अभी क्या किया, पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए अभी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके कारण यह न्यूज में है और आपके सामने क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या है। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब भाई ये तो बताओ पहले पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या है। तो भाई मैंने सिंपल सा क्वेश्चन समझ लीजिए कि वे संस्थाएं जो व्यापारियों और ग्राहकों के बीच, व्यापारी और ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान को आसान बनाते हैं। समझ रहे हैं? दोबारा सुन लीजिए, व्यापारियों और ग्राहकों के बीच जो प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान को आसान बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम पेमेंट एग्रीगेटर्स। सिंपल एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं आप, फोन पे,
रोजगार पे, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे पेमेंट्स को क्या कर सकते हैं, करते हैं, इजीली हम कर देते हैं। ये भुगतान कई मोड्स को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके आपको दे देते हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस भी कर देते हैं आप, है ना। किसी ईएमआई भी आप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट तो आप करते ही करते हैं। बहुत सारे हम सर्विस एक साथ वहाँ से ले सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी सर्विस एक प्लेटफॉर्म के नीचे हमें दे देते हैं। क्लियर पॉइंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स को, तो उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पेमेंट्स एग्रीगेटर ओ, यानी कि ये काम करते हैं सिर्फ ऑनलाइन, इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। जब हम बात कर रहे हैं PAP, यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर्स फिजिकल, तो इनकी आपको मिलेंगे फिजिकल ऑफिस भी। थर्ड हमारा बात हो रहा है पेमेंट एग्रीगेटर CB, यानी ये काम करते हैं क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। तो बैंक सामान्यतः बैंकिंग संबंधों के तहत PAs जो पब्लिक एग्रीगेटर्स होते हैं वह सेवा देते हैं, उन्हें अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्लियर पॉइंट है, तो आपको समझ में आ गया, राइट। क्लियर, क्लियर बोलो, क्लियर तो क्लियर, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट चलेंगे। आप ये आपको मैंने बताया कि पेमेंट्स एग्रीगेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस को सीधे डिजिटल मुद्रा जारी करने वाली कंपनी, तो PSA डिजिटल मुद्रा जारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो गलती हो गया। जारी करने का काम किसका है, जारी RBI करता है, अलग अलग मीडियम से, अलग अलग तरीके से RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया, तो जी सरासर गलत है, ऐसे कैसे कोई जारी कर देगा मुद्रा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत में व्यापारियों की सूची बनाने वाला एक अधिकृत प्राधिकारी है जी। ऐसा क्या है, PA कोई ऑफिशियल अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। वह RBI के अंडर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये कोई अधिकारी नहीं है भाई, ये कोई ऑफिसर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट अधिकारी को लेकर गलत ही है, ठीक है। तो गलत हो गया, निखालस गलत। सरासर से ऊपर भी कोई कैटेगरी होती है ना निखालस वाली, वो है निखालस गलत, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। विभिन्न चैनलों के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए भुगतानों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करने वाली एक इकाई, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं PA को विभिन्न माध्यमों से खोज से लेकर एकजुटता तक सुविधा प्रदान करने की योजना के रूप में वर्णित यहाँ पे किया गया है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, C यहाँ पे ठीक हमें लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, ई-कॉमर्स मूल्य सेवा धारकों के लिए जिम्मेदार एक सरकारी निकाय। तो PA जो पब्लिक एग्रीगेटर से हम बोल रहे हैं, ई-कॉमर्स मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं, उन्हें उनका आदेश नहीं है, ठीक है। तो भाई ये कोई मूल्य निर्धारित किसी चीज का नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन C हमें ठीक लगता है, जो कि ठीक भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो क्या क्वेश्चन है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, अरे कहाँ जा रहा है भाई, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। अर्ली हार्वेस्ट मुक्त व्यापार समझौता EFTA दो व्यापारिक साझेदारों के बीच एक अंतिम और व्यापक FTA है। EAEU का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्य उद्योगों के प्रतिस्पर्धात्मक को समझना है। आर्मेनिया एंड किर्गिज गणराज्य EAU के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप तब तक एनालाइज कीजिए, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन IAEU, तो यह एक विशिष्ट रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है अपने सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि जो सदस्य हैं उनके बीच जो कनेक्टिविटी है इकोनॉमिक को लेकर उसको बढ़ावा करना, और स्टैटिस्टिक्स जो भी आंकड़े हैं उनको बड़ा करना, यानी कि व्यापार क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना इसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो अर्ली हार्वेस्ट FTA में व्यापक उदारीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में मुक्त व्यापार FTA पर जो चर्चा चल रही है, भारत की विदेश व्यापार नीति की प्रमुखता हासिल की जा रही है। EU की जब हम बात कर रहे हैं, EU को लेकर, EU एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ है, बिल्कुल सब क्लियर है। पहले भी हमने डिस्कस किया कि EAU क्या है, EAU एक इकोनॉमिक रीजनल ग्रुप है जिसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश EAEU के सदस्य हैं, आर्मेनिया, बर्स्ट, कजाकिस्तान, किर्गिज,
गणराज्य और रूस इसमें है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट एक व्यापार निवेश पर चर्चा, ईयू के साथ भारत की भागीदारी का हिस्सा है। भारत पे भी क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। एफटीए की क्या अंतिम छोर, अंतिम वार्तालाप चल रही है भारत की इस ग्रुप के साथ, इसलिए न्यूज़ में भी है। ठीक है साहब, क्लियर। तो अब डिस्कस करते हैं अपना हम स्टेटमेंट्स की कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है और क्या परेशानी उनमें है। ठीक है, तो यह एक प्रारंभिक कदम होता है, अंतिम एफटीए नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अंतिम और व्यापक एफटीए होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक चरण होता है, अंतिम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। ईएयू का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्य सदस्यों की प्रतिस्पर्धात्मक समझ को समझाना है, बढ़ाना है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। सटीक क्षमता आईएयू का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि कैपेसिटी के साथ पूरी तरह संघर्ष, पूरे मेहनत के साथ क्या करना है, ग्रो करना है, अपने स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाना है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं स्टेटमेंट। तो भाई हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट है। कितने बच्चों को डाउट है जरा कमेंट सेक्शन में डालिए, मेरे को बताइए कितने बच्चों को डाउट आ रहे हैं। देख तो लूँ मैं अभी कितने बच्चों, कितने लोगों को यहाँ डाउट फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समुद्री जोन, अरे यार क्या दिया है, समुद्री जोन नहीं, समुद्री ज्वार, ये जूर लिखा हुआ है, गूगल। समुद्री, मैं कहता हूँ विचार कीजिए। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा के निर्माण के लिए प्राथमिक जिम्मेदार बल है। स्प्रिंग ज्वार जो कि अधिकतम ज्वारीय सीमा की विशेषता है, तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं। निम्नलिखित निम्नतम ज्वारीय सीमा वाला निम्नतम ज्वार चंद्रमा के साथ प्रथम, तृतीय, चतुर्थ चरण के दौरान होता है जब सूर्य चंद्रमा के सापेक्ष एक दूसरे के समकोण होते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो आप समझिए, पहले हम समझते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, कितने सही है कितने गलत है आप पता करना है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं भाई ज्वार भाटे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ज्वार भाटे को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ये बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। जब आप जरा सा भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है। ठीक है, हालांकि सूर्य चंद्रमा से बड़ा है, बट ऐसा क्यों होता है कि सूर्य से बड़ा होने के बाद भी चंद्रमा का बल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसका सिंपल सिर्फ और ये रीजन है कि सूर्य की तुलना में पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं, एक स्थिति होती है जैसे ये हो गया अर्थ, यहाँ पे आ गया चंद्रमा और यहाँ पे आ गया सूरज। ठीक है, अर्थ, मून, सन, राइट। तो ये एक ही तरफ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों मिलकर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है उड़ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से पानी उठेगा तो यहाँ क्या होता है, पानी कम हो जाएगा। एक मिनट अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले सब चीजें। तो यहाँ पे पानी हमें उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है साहब, और यहाँ से पानी कम हो जाएगा, पानी जो इन क्षेत्रों पे होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये गुरुत्वाकर्षण छूटेगा तो विपरीत बल लगेगा और यहाँ पे पानी उठ जाएगा। तो ये होता है इसे, ये जब ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं सिजगी की स्थिति। ठीक है, लेकिन जब चंद्रमा या सूरज यहाँ समकोण पर हो जाएगा, इनमें से एक अलग हो जाएगा, तो तब यह निम्न ज्वार की स्थिति बनाएगा, तब वो स्थिति सिजगी नहीं होती है। ठीक है, तो आप समझेंगे सिजगी क्या होती है। राइट, पता चल गया कि जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तब उच्चतम स्तर का ज्वार बनता है और सबसे बड़ा, सबसे उच्चतम स्तर का क्या बनेगा, भाटा बनेगा। ठीक है, भाटा वो एरिया होता है जहां पे पानी का निम्न स्तर होता है, पानी जमीन में धस जाता है, बैठ जाता है। क्योंकि आप समझिए एक सिंपल चीज है, उसे एक तरफ से उठाएंगे तो कहीं ना कहीं से वो कम भी होगा। जिस क्षेत्र से वो कम होगा उसे भाटा कहेंगे, और जिस क्षेत्र में वो उठा हुआ दिखाई देगा उसे ज्वार कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान बृहद ज्वार आते हैं। यानी कि ये स्थिति कब बनती है, पूर्णिमा और कब बनेगी, पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान यह स्थिति बनती है जब चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की स्थिति होती है। ठीक है, इस स्थिति को हम बता चुके हैं, सिजगी कहते हैं, दोनों स्थितियों को सिजगी कहेंगे। ठीक है, और इस समय सबसे ऊंचे, सबसे बड़े ज्वार बनते हैं जो हाईएस्ट होते हैं, जो मैक्सिमम सीमा बनाते हैं। इसके विपरीत हम बात करें, जब ये दोनों समकोण में होते हैं तो निम्नतम ज्वार यहां पे बनता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक,
क्लियर? चलो अब आते हैं बैक टू दी पॉइंट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, ज्वार भाटा क्लियर है, स्थिति क्लियर है, उच्चतम ज्वार कब बनेगा क्लियर है, निम्नतम ज्वार कब बनेगा क्लियर है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को लेकर कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो स्प्रिंग ज्वार जो अधिकतम ज्वारीय सीमा की विशेषता है, यह सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होते हैं। यानी कि देखो ये वाली स्थिति बता रहा है, यानी कि ये स्थिति जब होती है तो अधिकतम ज्वार सबसे बड़ा बनता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्राथमिक बच्चे बच्चे को पता है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है। निम्नतम ज्वार सीमा, निम्नतम ज्वार जब समकोण पर तब बनता है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तीनों स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलते हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्लियर पॉइंट है? क्लियर? अगर क्लियर तो बोलो क्लियर, तो चलते आगे। चल भी रही है रिकॉर्डिंग? कहाँ चल रही है? एक सेकंड, 1 मिनट देना भाई मेरे को, तो खेला खराब हो जाएगा मेरा। 1 सेकंड प्रो, बस खेला खराब मत कर देना भाई। चलो ठीक है, लैपटॉप पे चार्ज हो गया था, सॉरी। तो पता चल गया क्वेश्चन के आंसर, सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है। चलते आगे, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लवणता से रिलेटेड। महासागरों में लवणता के विवरण के बारे में बताइए। सबसे अधिक लवणता सामान्यतः उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणता उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च तापमान और वैश्वीकरण के बावजूद लवणता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से कम है। नदियों से पानी के बड़े प्रवाह और कम वाष्पीकरण के दर के कारण बाल्टिक सागर में लवणता बहुत कम है। लाल सागर विश्व के महासागरों में सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। ठीक है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? बताइए कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूरा है डिपेंड किस पे? महासागरीय लवणता पे ये क्वेश्चन डिपेंड है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महासागरीय लवणता होती क्या है पहले, ताकि आप क्वेश्चन की गहराई को और अंडरस्टैंड कर सकें कॉन्सेप्ट को। तो आमतौर पर 1000 पार्टिकल्स के जब हम मापते हैं 1000 लीटर, उसमें 35 ppm मिलते हैं। यानी कि 1000 ग्राम जल में मिले ग्राम लवण को या नमक को बोलते हैं लवणता। ठीक है, यानी कि 1000 जब हम पूरे 1000 ग्राम को मापेंगे, उसमें मिले जितने ग्राम नमक मिलेगा उसे बोलेंगे लवणता। एवरेज की मैं बात करूं तो भाई एवरेज 35 है आज की डेट में। ठीक है, 30 ग्राम पर 1000 ग्राम। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? ठीक है, दूसरा, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है, सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जो प्रभावित करेगा वो रहेगा हमारा वाष्पीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है वाष्पीकरण। जहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहां पर स्वाभाविक रूप से लवणता अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सिंपल समझ लीजिए, पानी है, पानी में जब वाष्पीकरण हो जाएगा तो पानी तो चला जाएगा उड़ के इवेपोरेशन के साथ, बट उसमें जो लवण रहेंगे वो उसमें मौजूद रह जाएंगे। जब मापेंगे बाद में तो ज्यादा संख्या में निकलेंगे, सिंपल। और ऐसा बहुत अच्छा एग्जांपल है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? दूसरा एग्जांपल है वर्षा। भाई मेन चीज क्या है? मेन चीज है पानी। जहां जहां जिस स्रोत से पानी कम हो जाएगा उस स्रोत से क्या होगा? उस स्रोत से क्या होगा? लवणता बढ़ेगी। और जहां जहां हम पानी की बढ़ोतरी कर देंगे, पानी बढ़ा देंगे, वहां पे क्या रहेगा? लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि भाई पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो लीटर जब निकाल लेंगे तो उसमें पानी ज्यादा रहेगा और लवण कम रहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वर्षा क्या हो गया? वर्षा से क्या होगा? लवणता कम हो जाएगी। जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर लवणता अधिक होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, वर्षा भी होगी तो वर्षा क्या कर रही है? पानी इंक्रीज कर रही है, पानी जोड़ रही है। तो पानी जिससे भी जुड़ेगा वो क्या रहेगा? वो लवणता को प्रभावित करेगा। एग्जांपल नदियों का जल। ठीक है, तो नदी क्या करेंगे? जहां पर नदियों की वहां लवणता घटा देंगे, लवणता कम हो जाएगी। राइट, हिमनद पिघलेंगे तो वहां से बर्फ जाएगी, तो वहां से पानी बनेगा, पानी बनेगा तो फिर लवणता कम हो जाएगी। महासागर धाराएं क्या करेंगी? जल को उठाकर ले जाएंगी, तो लवणता प्रभावित हो जाएगी। सबसे अधिक लवणता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, सॉरी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो 20 से
30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में पाया जाता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर शुष्क हवा के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। शुष्क हवा के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस कारण वहां वर्षा भी कम होती है और हवा से शुष्क हवा बहती तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है। तो एक तो पानी पहले कम है, ऊपर से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण से पानी जा रहा है, तो क्या हो गया भाई, तो वहां पे लवणता अधिक मिलेगी। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है उपोष्ण कटिबंधीय में सबसे अधिक क्या मिलेगी, लवणता मिलेगी। तो उपोष्ण कटिबंध 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दोनों नॉर्थ एंड साउथ में जो भी पड़ेगा वहां पे क्या मिलेगा भाई, लवणता अधिक मिलेगी। ठीक है, लवणता अधिक मिलेगी। क्लियर पॉइंट है? ठीक है, इसे 20 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मोटा मोटा रफ लाइन डाटा पे मत जाओ, ये बहुत ही माइनर चीजें, इतना डिटेल मत जाओ, बस रफली आप याद रखो कि उपोष्ण कटिबंधीय जो पेटी है उस पेटी में सबसे ज्यादा अधिक क्या लवणता मिलेगी। रीजन ये है कि वहां पे शुष्क हवाएं चलती हैं और वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और क्षेत्र हम बात करें, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र, वहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण ही वर्षा होती है, लेकिन वहां वर्षा रुकती नहीं है, वर्षा वहां पे लगातार बहती है, जिससे मीठे पानी का जो इंक्रीजमेंट है वो लगातार होता रहता है, जिस कारण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में वहां पर लवणता कम मिलती है। सिंपल, यानी कि जो हमारा इक्वेटर के पास का रीजन है वहां पर भी तापमान तो अधिक है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है, बट वहां पे तापमान अधिक और वाष्पीकरण अधिक, तो तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है, इस कारण हवा ऊपर उठती है और वर्षा का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है और वहां पर वर्षा अधिकतर हर समय होती रहती है। ठीक है, बाल्टिक सागर एक खारा सागर है जिसमें लवणता बहुत कम है, क्योंकि अनेक नदियां उस पर आकर अपने मीठे पानी का प्रवाह करती हैं, जिस कारण वह लवणता उसकी कम हो जाती है। तो बाल्टिक सागर का एग्जाम्पल अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो आप ये याद रख सकते हैं, बाल्टिक सागर में लवणता कम मिलती है, जो कि सही स्टेटमेंट यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे नदियों का उसमें बहुत ज़्यादा नदी वहाँ पे आ जाती हैं। जब हम बात करें लाल सागर की, तो लाल सागर एक शुष्क गर्म क्षेत्र में पड़ता है, स्थल रुद्र सागर है, कोई नदी वहाँ पे आगे नहीं मिलती, वाष्पीकरण अधिक है, पहले से ही नदी वहाँ पे आई नहीं है, मीठे पानी के इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, लवणता वहां पर अधिक हो जाएगी। स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ दोनों यहाँ पे ठीक है। क्लियर पॉइंट है? अब बढ़ते हैं हम स्टेटमेंट्स की तरफ। ये हमारा हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लवणता, यानी कि लवणता के बारे में हमने बेसिक जानकारी यहाँ पे जान ली। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स को लेकर। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? तो सबसे अधिक लवणता सामान्यतः उपोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, आपको लिख दिया, आपको बता दिया मैंने। लवणता उपोष्ण क्षेत्र में उच्च तापमान और वैश्वीकरण के बावजूद लवणता उपोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर उष्ण क्षेत्र होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, समझ में आ गया? यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हमारा हो जाता है सही। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। क्लियर पॉइंट है? चलिए आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्री लहरों से संबंधित। ठीक है, तो समुद्री लहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन क्या कह रहा है, थोड़ा समझ लीजिए समुद्री लहरों को। ठीक है साहब, किसी भी तरंग के शिखर और दूरी के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। किसी भी प्रकार की तरंग की गति उसके लैपटॉप से निर्धारित होता है। गहरे पानी में लहर में पानी के कारण अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई पहले तो ये सही कर लो, यहाँ पे गर्त लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक कर लो, पहले यहाँ पे गर्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो तरंग की गति है वह उसके ऊंचाई पर निर्भर करती है, ना कि लैपटॉप पर, है ना, तो बेसिक गलत है। तो यहाँ पे ऊंचाई लिख लो। ये स्टेटमेंट मेरे को याद है वो मैं सही कहा देता हूँ, जो याद नहीं रहता वो भूल जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऊंचाई आप ऊंचाई करेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की तरंग की गति उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। किसी भी तरंग के शिखर और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है ये आपको पता करना है, तो आप पता कीजिए, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन, जब आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो तरंग के शिखर यानी कि उच्चतम पॉइंट, यानी कि ये हमारा तरंग हो गया, ये पॉइंट है और यहां से ऊंचा जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो तरंग का जो उच्चतम बिंदु है और निम्नतम बिंदु है, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी है उसको तरंग ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि यहां से
ये हमारा अगर नीचे पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक मिला दो तो ये तरंग ऊंचाई हो गई, तरंग ऊंचाई यहाँ पे, यहाँ तरंग, ये तरंग ऊंचाई हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तरंग का गर्त और तरंग की ऊंचाई जो होती है, ये पॉइंट हमारा है, इसको बोलते हैं तरंग की ऊंचाई, ना कि तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है हमारा ये वाला, समझिए, ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ये है हमारा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो शिखरों या दो गर्तों के बीच, ठीक है, ये गर्त है, यानी कि यहाँ से यहाँ बनना है, तो एक यहाँ से लेके और यहाँ पॉइंट तक के बीच की दूरी है, इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, तो गर्तों के बीच या फिर दो शिखरों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य ये नहीं होता यहाँ से यहाँ तक तरंग ऊंचाई होती है, वो दो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। या फिर यहाँ से नाप सकते हैं, दोनों तरफ से आप ले सकते हैं, दोनों ही एग्जाम्पल सेट है, यहाँ से लीजिए या फिर यहाँ से लीजिए, दोनों ही सेट है। ठीक है, पर यहाँ से दोनों गलत है। क्लियर पॉइंट है। गहरे पानी में तरंग की गति उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि तरंग दैर्घ्य या तरंग की अवधि से निर्धारित होती है। ये सारे स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। क्लियर पॉइंट है। लंबी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें तेज गति से चलती हैं, जबकि तरंग की ऊंचाई उसकी ऊर्जा से नापते हैं। साथ ही साथ समझिए, गहरे पानी में तरंग के जल के कण क्षैतिज गति में नहीं वृत्ताकार गति में चलते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। जैसे जैसे तरंग गुजरती है, जल के कण शिखर के साथ ऊपर और आगे की ओर तथा गर्त के साथ नीचे और पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं लगभग, लेकिन वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं। लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग इसी टॉपिक को देनी थी, इसी चीज, ये डेफिनेशन आपको समझानी थी मुझे। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझना था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है। तो हमें कहता है ऊंचाई से यहाँ निर्धारित नहीं होता। किससे निर्धारित होता है बेटा? किससे निर्धारित होता है बताइए? तरंग की गति किससे निर्धारित होती है? तो तरंग की गति उसकी तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होती है, ना कि ऊंचाई से। तो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, ऊंचाई से क्या होता है? तरंग की ऊंचाई से उसकी ऊर्जा का आभास हम लगा सकते हैं, यानी कि ऊंचाई से हम ऊर्जा का आभास लगा सकते हैं, ऊर्जा का। ठीक है, गति का प्रयोग हम नहीं कर सकते। गति के लिए क्या करते हैं? गति किसे पता चलती है? गति पता चलती है हमें उसकी तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, तो गति पता करने के लिए आप गति कर सकते हैं तरंग दैर्घ्य से पता, तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, गति तरंग दैर्घ्य से पता करेंगे और ऊंचाई तरंग की ऊर्जा बताती है। जितनी ऊंचाई होगी तरंग में उतनी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं होता दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलिए, ठीक है, तो भाई चल गया। तो समझिए, कोरियस बल के कारण समुद्र धाराएं उत्तरी गोलार्ध में बेटा दाईं ओर मुड़ती हैं। कहाँ मुड़ती हैं? दाईं ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ तो ठीक है, बट ये उल्टी तरीके से लिख दिया, दिमाग के साथ खेल गया है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट। पश्चिमी सीमा धाराएं जैसे कि गल्फ फैलाव आमतौर पर पूर्वी सीमा धारा की तुलना में आकार, व्यापक और उभरी हुई होती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी धारा जैसे गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियो धारा आमतौर पर तेज और संकरी होती है, जबकि पूर्वी धाराएं जैसे कैलिफोर्निया धारा, पेरू धारा, या फिर हम बात करें चौड़ी और ये धीमी, चौड़ी और उथली होती हैं। इसे पश्चिमी तीव्रता के रूप में भी हम जानते हैं, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये भी रिवर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप इसे इंफॉर्मेशन को सही मानते हो राइट कर दिए, कि एक प्रकार की साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में ये अपवेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गहरे समुद्र में ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी की सतह शामिल है, जिसमें जैविक रसायन के उच्च स्तर का समर्थन किया जाता है। ठीक है, अपवेलिंग क्या होता है? एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जिसमें ऐसा होता है, देखो समझिए आप, जैसे कि ये पानी का तल है, हवा चलेगी तो यहाँ हल्का सा पानी उठा कर ले जाएगी अपने साथ। ठीक है, और यहाँ जमा कर देगी। जब यहाँ से पानी जाएगा तो बेटा इसको कोई ना कोई पानी पुश करेगा ऊपर, रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस प्रक्रिया को बोल रहे हैं अपवेलिंग। यहाँ पे जमा होगा तो भारी होगा तो नीचे आएगा, तो ऐसे क्या पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पानी जो ऊपर आ रहा है इसे बोल रहे हैं अपवेलिंग। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। यानी कि ये जो पानी ऊपर आएगा, ये पानी जो ऊपर बनेगा इसे बोलेंगे अपवेलिंग। ये हो गया अपवेलिंग।
ठीक है, तो ये होता है अपवेलिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो जिसमें गहरा, ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आता है। सिंपल सी बात है, जो नीचे का पानी ऊपर आएगा और नीचे पानी में पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पानी को तो यूज कर लेते हैं, है ना। ऊपर वाला पानी प्रभावित होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से, नीचे वाला पानी प्रभावित नहीं होता है जल्दी से, तो वह ऊपर आएगा तो वो भरपूर होगा। किससे? उनसे पोषक तत्वों से, ठंडा भी होगा। ठीक है, तो अपवेलिंग क्षेत्र में जब पेरू के तट पर हो गया, दुनिया के सबसे अधिक जो उत्पादक क्षेत्र है, मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के रूप में जानते हैं हम उन्हें। ठीक है, क्लियर? चलो, तो भाई हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक होता है, बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ठीक हो रहा है, बताइए सर, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? एक स्टेटमेंट ठीक है, दो स्टेटमेंट ठीक है, तीन स्टेटमेंट ठीक है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? तो भाई एक दिख रहा है ना साफ साफ, तो केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, और वो भी कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित महासागर धाराओं का उन संबंधित महासागरों से मिलान कीजिए, सागर की महासागर से। ठीक है, धाराएं हैं और किस महासागर से है वो, इसको आपको बताना है। ठीक है, अग्लुहास की धारा अटलांटिक महासागर है क्या? केनी धारा प्रशांत महासागर की है क्या? क्रोशी धारा हिंद महासागर की है क्या? कौन सा किससे रिलेटेड है, बताइए। ठीक है, क्लियर? आपको एक दो भी पता हो तो आप निकाल सकते हैं, बताइए। अग्लुहास की धारा मिलती है प्रशांत महासागर से, तो फर्स्ट के साथ हो गया थर्ड, ये जाएगा फर्स्ट के साथ। है कोई फर्स्ट के साथ थर्ड? ये रहा, दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। एक और पता कर लीजिए, कोई सा भी एक और पता कर लीजिए। बी पता है, सी पता है, कौन सा पता है? क्रोश धारा सेकंड हो गया, थर्ड का सी, थर्ड का सी, सॉरी सेकंड के साथ सी के साथ दूसरा वाला चाहिए, ऑप्शन सी हो गया। लो, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है,